हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सभी स्वस्थ होंगे, घर पर मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी निरंतर जारी रख रहे होंगे। पढ़ाई में मैं मानती हूँ किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं होगा और लगातार जारी रहेगी। मैं तुम्हारे साथ कोशिश करूंगी कि इसमें तुम्हारा मैं साथ दूं और तुम्हारा जो टारगेट है 90% अबो लाने का वो पूरा तुम कर सको। इसीलिए आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा इकाई सेकंड है, खंड ए में ही। और इसमें पहला चैप्टर हमारा है राजनीतिक समाजीकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो राजनीति और समाजीकरण जैसे दो शब्द हैं हमारे सामने। राजनीति से सब अवगत है। राजनीति जो हमने 11वीं क्लास में भी पढ़े थे कि राजनीति क्या होती है। राजनीति वो होती है जो राजनेता करते हैं। राजनीति वो होती है, किसी राज्य की नीति होती है जिसके माध्यम से किसी देश के किसी राज्य का शासन चलाया जाता है, उसको हम राजनीति कहते हैं। इसी प्रकार समाजीकरण, समाजीकरण मतलब समाज का एकीकरण, समाज के आधार पर कार्य करना समाजीकरण। और राजनीति में जब समाजीकरण आ जाता है, जब राजनीति समाज में प्रवेश कर जाती है या समाज के आधार पर कोई राज्य राजनीति करता है तो वो क्या कहलाता है? राजनीतिक समाजीकरण। हमें पता है कि हम जो ये इकाई चल रही है हमारी अवधारणाओं की चल रही है, राजनीतिक अवधारणाओं की चल रही है। हमने पहली यूनिट में हमने देखा था, उसमें हमने प्रमुख अवधारणाएं पढ़ी थी। और आज जो हमारे सामने है ये आधुनिक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? आधुनिक अवधारणा। ये आधुनिक अवधारणा है और इसमें हमारी अगले भी आएगी, राजनीतिक संस्कृति भी आएगा। तो पहला चैप्टर जो हमारा राजनीतिक समाजीकरण है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, इसमें राजनीतिक समाजीकरण जो है समाजशास्त्रीय संकल्पना है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि समाज से संबंधित है, इसलिए समाजशास्त्रीय संकल्पना है। और ये किससे प्रेरित है? समाजीकरण से प्रेरित है, क्योंकि समाज में रहते हुए व्यक्ति जब राजनीति करता है तो वो समाजीकरण से ही तो परिवेश में प्रभावित होगा। इसलिए राजनीतिक समाजीकरण, समाजशास्त्रीय संकल्पना समाजीकरण से प्रेरित है। इसके जो समाजीकरण है, हमें सबको पता है समाज जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमेशा से हमने देखा है, हमसे प्राचीन सभ्यता से लेते हैं वहां भी हमें एक समाज नजर आता है। राज्य हम देखते हैं कि बहुत बाद में नजर आता है, लेकिन जो समाज है वो हमारी कैसी प्रक्रिया है? निरंतर समाज चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुका। कोई भी कैसी भी स्थिति हो, लेकिन आपको हर तरीके से समाज जरूर मिलेगी। और इसके कुछ आदर्श होते हैं। समाजीकरण जो है हमें एक चीज सिखाती है, क्या? हमारे रीति रिवाज सिखाती है। हम जब समाज में होते हैं तो क्या सीखते हैं? रीति रिवाज सीखते हैं, अपने संस्कार सीखते हैं, हम जीवन मूल्य सीखते हैं। और बहुत सारे हम समाज में रहते हुए अपना कार्य करते हैं और इसी के आधार पर जो हमारा है समाज निरंतर चलता रहता है। और उसके आधार पर हम देखते हैं कि जो सबसे पहले राजनीतिक समाजीकरण के कुछ आदर्श भी होते हैं। कैसे? जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का आदर्श क्या हुआ? भारत का आदर्श हुआ लोकतांत्रिक व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? लोकतांत्रिक व्यवस्था। ये भारत का आदर्श है। और इसी के साथ भारत का एक और आदर्श है कि समाज का स्वतंत्र होना। भारतीय समाज स्वतंत्र है, वो अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, उस पर किसी भी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है। तो प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था जो होती है उसके आदर्श होते हैं। हमने भारत का उदाहरण लिया है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और समाज का स्वतंत्र होना है। तो ये भारत की अवस्था है। अब हम देखते हैं कि जो राजनीतिक समाजीकरण की आधुनिक अवधारणा है, ये सबसे पहले इसमें बहुत सारे, जैसे हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय बहुत सारे देश आजाद भी हुए थे और एक मंथन से चला था पूरे विश्व में। कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? हम सबको पता है, नो डाउट करें, 1939 से 1945 तक ये हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और इस दौरान एक नई स्थिति उभर कर आई थी। जो मंथन चला था उसमें राजनीतिक समाजीकरण भी एक व्यवस्था निकल करके आई थी। और
उस समय जो ये व्यवस्था देने वाले थे सबसे पहले वो कौन थे? हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन है जो इम्पोर्टेंट है इसमें। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इनकी पुस्तक है। और यहाँ हमारा एक नंबर का क्वेश्चन भी बनता है कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक किसकी है, तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए ये किसकी पुस्तक है? हर्बर्ट साइमन की। तो राजनीतिक समाजीकरण में हर्बर्ट साइमन का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में इस चीज़ का वर्णन भी किया। हमें इसमें हिंदी अर्थ भी समझ में आ रहा होगा। पॉलिटिकल मतलब राजनीति और सोशलाइजेशन मतलब समाजीकरण। तो इसमें लिखा, इसी आधार पर उन्होंने बताए कि राजनीति से या राजनीति के को जब हम समाज में लेके जाते हैं तो उसके साधन कारण होते हैं। कुछ साधनों की वजह से इसके राजनीति का समाजीकरण होता है। तो सबसे पहले हम समाज में हमने सीखा, क्या सीखा? रीति रिवाज सीखे, संस्कार सीखे, मूल्य सीखे, अपने समाज में एक दूसरे से मेल मिलाप सीखा, कैसे हमें एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होना है। ये सब हम सारी चीजें कहाँ सीखते हैं? हमारे समाज में सीखते हैं। और समाज में जो राजनीति का होगा समाजीकरण, उसके कुछ साधन होते हैं और इसमें पहला साधन जो है क्या है? परिवार है। परिवार जो की होता है, हम कह सकते हैं व्यक्ति की प्रथम पाठशाला होती है, जो क्या होती है? परिवार। पाठशाला परिवार। किस प्रकार कि व्यक्ति जब भी कोई अच्छे या बुरे गुण अवगुण जो भी कुछ सीखता है, शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी परिवार से होती है। और परिवार में ही हमें सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, हमारे संस्कार सिखाए जाते हैं, हमारी संस्कृति सिखाई जाती है कि किस प्रकार। अब जैसे हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति है जो शुरू से ही अतिथि देवो भव की रही है, वसुधैव कुटुंबकम की रही है। तो ये हमने कहाँ से सीखा? हमने शुरुआत से ही सीखा, हमारे परिवार से ही सीखा कि जब भी हमारे परिवार में कोई अतिथि आता है तो उसका हम स्वागत करते हैं और हमने पूरे विश्व में शांति स्थापित की है। तो ये सारी बातें हम जब कहाँ सीखते हैं? सबसे पहले हमारा जो साधन है राजनीति का समाजीकरण होना या समाज से कुछ सीखना, वो हम सीखते हैं हमारे परिवार से। तो पहला साधन हमारा राजनीतिक समाजीकरण का क्या हुआ? परिवार। दूसरा हमारा है शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाएं हम मानते हैं स्कूल है, कॉलेज है। हम जब कहते हैं कि प्रथम जो बच्चे की गुरु होती है वो माँ होती है, परिवार होता है। सेकंड जो हम लेते हैं उसके अध्यापक को लेते हैं, टीचर को लेते हैं। तो वो कहाँ सीखेगा? शिक्षण संस्थाओं में। जैसे जो व्यक्ति शिक्षण संस्थाओं में पढ़ेगा उसके आचार विचार भी वैसे ही हो जाएंगे। अगर हम धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में पढ़ेंगे तो हमारी शिक्षण या हमारे आचार विचार वैसे ही हो जाएंगे। अगर हम ऐसे शिक्षण संस्थान में पढ़ेंगे जिसके विचार बिल्कुल अलग हैं या धर्मनिरपेक्षता पर आधारित हैं, तो हमारी विचारधारा भी वो ही हो जाएगी। तो दूसरा जो बच्चे पर प्रभाव पड़ता है वो शिक्षण संस्थाओं का पड़ता है। वो शिक्षण संस्थाओं से सीखता है, जैसा उसका गुरु करता है वैसा ही वो करने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसके स्वभाव में वो ही चला जाता है। इसलिए जो राजनीति का समाजीकरण करने में जो दूसरा कंट्रीब्यूशन है वो शिक्षण संस्थाओं का है। इसके माध्यम से ही राजनीति का समाजीकरण होता है। तीसरे जो हम साधन लेते हैं, तीसरा साधन है हमारा राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या होते हैं? पहले तो ये समझें, राजनीति से संबंधित जब भी हम कोई दल बनाते हैं या कोई पार्टी गठित करते हैं, और पार्टी कब गठित होती है? जब समान विचारधारा होगी, 2 लोगों की, 4 लोगों की, जितने भी लोग होंगे, जब उनकी समान विचारधारा होगी तभी तो वो अपना एक गठन करेंगे। जिस प्रकार हम देखते हैं जिस व्यक्ति की विचारधारा राजनीति में जिस दल से मिलती है उसी में वो सम्मिलित होगा, तो उसकी वैसी ही विचारधारा हो जाएगी। अब ये दल पर निर्भर करता है कि वो समाज के बारे में क्या विचार रखता है। जैसी वो धारणा रखेगा व्यक्ति की विचारधारा भी वैसी ही बन जाएगी और राजनीतिक समाजीकरण के आधार पर उसके विचार भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे कि राजनीतिक दल की विचारधारा है। तो तीसरा हमारा जो रहा इसमें साधन वो रहा शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल के माध्यम से भी हम अपने राजनीतिक समाजीकरण को बढ़ावा देते हैं। अब देखते हैं हम एक परिभाषा मैं तुम्हें बताती हूँ
पहले मुझे बतानी चाहिए थी लेकिन मैं नहीं बता पाई। अभी मुझे याद आ रही है कि आमंड और पावेल, सबको दिखाई दे रहा होगा इधर, आमंड और पावेल, इन्होंने एक परिभाषा दी किसकी, राजनीतिक समाजीकरण के लिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक समाजीकरण, लिख ले, राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में, माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है। प्रवेश कराया जाता है। उसके उद्देश्य से तथा उसके उद्देश्य से किसके उद्देश्य से, राजनीतिक समाजीकरण के उद्देश्य से के प्रति अभिप्रेरणाओं को बनाया जाता है तथा उसके उद्देश्य से राजनीति तथा उसके उद्देश्य के प्रति अभिप्रेरित बनाया जाता है। बनाया जाता है। ये आमंड और पावेल ने राजनीतिक समाजीकरण के लिए कहा था कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है तथा उसके उद्देश्यों के प्रति भी अभिप्रेरित किया जाता है। तो हमने आमंड और पावेल को देखा। इसी प्रकार हमने राजनीतिक समाजीकरण के साधन भी देखे कि किस प्रकार परिवार, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक दल ये हमारे राजनीतिक समाजीकरण में डेवलप में हमारा सहयोग करते हैं। अगला हमारा जो है जनसंचार के साधन, हम देखते हैं कि आज जो हमारा चारों तरफ हम देखते हैं कि जनसंचार के जो साधन हैं उनके माध्यम से हम विश्व के किसी भी कोने में बैठे हों तुरंत हमारी सूचना हम तक पहुंच जाती है, या हमारे माध्यम से या किसी दूसरे के माध्यम से वो सूचनाएं पूरे विश्व में फैल जाती है। हम देखते हैं कि अमेरिका हमसे कितनी दूर है, बहुत दूर है, लेकिन वहाँ कोई घटना घटती है तो तुरंत हमें भारत में उस चीज़ की सूचना मिल जाती है। और भारत के किसी भी कोने में कोई भी ऐसी घटना घटती है या कोई भी ऐसा कार्य होता है तो संचार के माध्यम के से वो पूरे विश्व में फैल जाती है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, जनसंचार के साधनों के माध्यम से। अब जनसंचार के साधन हम सबको पता है, आज मैं आपके सामने भी फेस कर रही हूँ, आपको किसके माध्यम से, जनसंचार के माध्यम से। तो इतना तो तुम सब जानते ही हो कि जनसंचार के पहले जो हमारे होता था, टेलीग्राम होता था, चिट्ठियां चली, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि टेलीफोन आ गया, टेलीफोन के बाद आज हम देखते हैं कि टीवी आ गया, टीवी के बाद हम देखते हैं कि मोबाइल जो हमारे हाथ में, हम चलते फिरते एक ऐसे यंत्र हाथ में रखते हैं कि कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। नेट की जो आज हमारी व्यवस्था है उसे पूरा विश्व एक ग्लोबलाइजेशन हो गया है, छोटे से गांव के रूप में हमें तब्दील कर दिया है इस जनसंचार के साधन से। इस जनसंचारों ने पूरे विश्व को एक ऐसा छोटा सा गांव बना दिया है। जैसे हम जानते हैं, पहले भी हम गांव में रहते हैं तो गांव की स्थिति हमें पता है कि हर घर की घटना, हर घर की सूचना हम सबके पास होती है। इसी प्रकार आज इन संचारों के माध्यम से, जनसंचार के साधनों के माध्यम से, टीवी, मोबाइल आदि के माध्यम से हम पूरे विश्व की सूचनाएं अपनी मुट्ठी में लेके चलते हैं, हमें तुरंत सब सूचनाएं मिल जाती है। जैसे ही अब देखते हैं हम कोरोना महामारी जो चली हुई है, इसके माध्यम से हम तुरंत मिनट की जो सूचनाएं हमारे पास पहुंचती रहती है, अपडेट होती रहती है कि कौन से विश्व में ये ज़्यादा फैली हुई है, कौन से देश में ये ज़्यादा फैली हुई है, किस में ये ज़्यादा प्रभावित कर रही है। जैसे भारत में भी आज इसकी पीक पॉइंट आ चुका है, तो ये बात भी पूरे विश्व में सूचित है कि भारत में सबसे ज़्यादा अभी फैली हुई है वर्तमान में। तो ये सारी हमें किससे पता चलती है, मोबाइल, टीवी या संचार के साधनों से।
राजनीतिक दल के बाद मैं अभी तुम्हें एक बताना भूल गई कि हमारा जो है राष्ट्रीय प्रतीक जो है हमारे, ये भी हमारे राजनीतिक सामाजिकरण में सहयोग देते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक तुम्हें पता ही है क्या क्या है। राष्ट्रीय प्रतीक हमारे जैसे राष्ट्रगान है, ध्वज है, गीत है, और हमारे सिंबल हैं जैसे राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, ये सारे हमारे जो हैं क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक हैं। नेशनल सिंबल जो हमारे होते हैं वो भी राजनीतिक सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं, और इनसे भी राजनीतिक सामाजिकरण पूरी होने की संभावना रहती है। तो ये हमारा जो चैप्टर था बहुत छोटा चैप्टर था और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसमें जो क्वेश्चन चैप्टर में थे हमारे सबसे पहले कि राजनीतिक सामाजिकरण के जो साधन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें ये इसका हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। और हर्बर्ट साइमन की जो पुस्तक है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये हमारे लिए 1 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साधन तो हमें अच्छे से याद करके जाना है। अब बहुत इजी है कि परिवार, शिक्षण संस्था है, राजनीतिक दल, ये तो हम चलते फिरते भी याद कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर तुम्हें बहुत आसानी से याद हो गया होगा, और नहीं हुआ तो एक बार रिवीजन करने से तुरंत तुम्हें याद हो जाएगा। इसीलिए तुम इसको निरंतर जारी रखें, पढ़ाई को स्टॉप ना दें। स्वस्थ रहे, खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।